नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एसएससी घटना चक्र जीएस के इस बुक में भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक को पढ़ाऊंगा। इसके पहले के जितने भी टॉपिक जैसे कि प्राचीन इतिहास के सारे टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियो को नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। हम आ जाते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में। इसमें जो पहला टॉपिक है वह है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इस पेज को थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं तो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह है भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर जी थे। इनके बारे में देख लेते हैं। तो संविधान सभा के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति या मसौदा समिति का गठन किया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य 6 सदस्य जो थे वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान। इनमें से बी.एल. मित्र के स्थान पे एन माधवराव और डी.पी. खेतान की 1948 की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भी ऊपर हम लोग देखे हैं। भारत में संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे हैं बी.आर. अम्बेडकर हो जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। तो संविधान सभा के चुनाव जो पहली बार हुए थे 1946 में हुए थे। कब हुए थे, 1946 में। भारत में पहली बार संविधान सभा का चुनाव वर्ष 1946 में कराए गए थे। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया, तो वह था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। किसके तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधानसभाओं के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की। ये देख लेते हैं। तो कौन सा एक्ट हो जाएगा, तो वो एक्ट हो जाएगा एक्ट ऑफ 1909 का अधिनियम कह सकते हैं इसको। तो इस बारे में देख लेते हैं। तो मुसलमानों के लिए अलग मतदान यानी सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में की गई थी, जबकि वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा निर्वाचित प्रांतीय मंत्रिमंडलों के गवर्नर के अधीन रहते हुए स्वायत्तता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। आगे है, 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था। तो किस अधिनियम को प्रस्थापित किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित किया गया था। इसके अलावा राज्य में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। कुख्यात द्विशासन निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम की एक विशेषता थी, वह थी भारत सरकार अधिनियम 1919 की थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ की गई थी। स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, शांति व्यवस्था
कृषि आदि विषय विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि प्रमुख कार्यकारी शक्तियां अभी भी गवर्नर जनरल के पास थीं। आगे है, यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया। तो वह कौन सा आयोग था? तो वह आयोग हम इसमें देख लेते हैं। वह आयोग आपका हो जाएगा साइमन आयोग। क्या हो जाएगा? साइमन आयोग। साइमन आयोग यूनाइटेड किंगडम के संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से रियासतों के प्रतिनिधि थे कितने? तो ये थे टोटल 93 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा का कुल सदस्य संख्या जो थी 389 निर्धारित की गई थी। इनमें से 296 सीटें जो थी ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। भारत के संविधान में से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं का लिया गया है। तो किसके तहत लिया गया है? तो वह है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया तथा संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों का स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफ़ी हद तक वर्ष 1935 के अधिनियम पर आधारित है। वर्ष 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। उसमें क्या क्या है? तो संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर उसके स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों की शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि हो जाएगा। भारत में संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का माना जाता है। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना के अधिनियम के तहत की गई। किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो था 1935 का अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत एक संघीय अदालत की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। इसके अनुरूप वर्ष 1937 में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई। भारत में वर्ष 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होने तक यही संघीय न्यायालय कार्यरत रहा। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जा सकता है? तो वह है संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। यही हो जाएगा संघवाद भारत का। इसमें देखेंगे तो भारतीय संघवाद को संघ बनाकर राज्यों के गठन के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि वह राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अनुच्छेद 1(1) में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्टतः विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है, क्योंकि इसके अलावा प्रावधान और एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन या कॉन्स्टिट्यूशन सभा पहली बार में मिली थी। तो कब मिली थी? तो 1946 में। देखेंगे आगे है आपका इसमें, निर्वाचन या कॉन्स्टिट्यूशन सभा पहली बार 1946 में मिली थी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? तो किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? तो वह है अनुच्छेद 1 में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य के क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान के प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता जो है वह दी जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन भी है। तो गृह मंत्रालय के द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाती है।
ठीक। भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुसार, भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का प्रावधान किया गया। तो नागरिकता का प्रावधान किसमें कहाँ कहाँ किया गया है? तो भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में यह प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित द्वारा 5 आधार पर नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो कौन कौन आधार हैं? पहला है जन्म के द्वारा, दूसरा वंश परंपरा यानी रक्त संबंध हो, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, चौथा है देशीकरण द्वारा, तथा पांचवा है भारत द्वारा किसी अन्य देश के भूभाग को सम्मिलित करके। भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया था। तो क्या किया गया था? तो विधानसभा, भारत के संविधान का गठन विधानसभा के द्वारा किया गया था। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो संविधान सभा या निर्वाचन, संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से हुआ था। यह कैबिनेट योजना द्वारा बनाए गए स्कीम के आधार पर गठित किया गया। आगे है, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया है? तो भारत का मूल संविधान कहाँ पे प्रकाशित किया गया है? तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह प्रकाशित किया गया है देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में भारत का मूल संविधान सर्वप्रथम देहरादून से प्रकाशित हुआ। संविधान की मूल प्रति प्रेम बिहारी नारायण, कौन? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा अपने हाथ से इटालियन रूप में लिखी गई है। इसके प्रत्येक पेज पे साज सज्जा का कार्य नंदलाल बोस, कौन? नंदलाल बोस और उनके सहयोगियों के द्वारा किया गया है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो कब अंगीकृत किया है? तो 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को, कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया तथा 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतया लागू हुआ। भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहले जो व्यक्ति थे वे थे प्रेम बिहारी नारायण। प्रेम से लिखे थे इसलिए इनका नाम पड़ गया प्रेम बिहारी नारायण। ऐसे याद कर लीजिएगा, ट्रिक बता दे रहे हैं ऐसे। तो भारतीय संविधान की मूल प्रति जो थी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित है। इसमें टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया गया। तो क्या छोड़कर? तो साम्यवादी छोड़कर बाकी सभी से प्रजातांत्रिक गणराज्य होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए और धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। तो ये तीनों होना चाहिए, बाकी साम्यवादी इसको नहीं होना चाहिए भारतीय संविधान को। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत की उद्देशिका के अनुसार हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष यानी समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अतः स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में साम्यवादी व्यवस्था का उल्लेख ही नहीं है। आगे है, हमारे संविधान के अनुसार भारत एक है। तो भारत एक कैसा राज्य है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसा है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नियमों और सिद्धांतों का एक समुच्चय पेश करने में मदद मिलता है जिस पे देश के सभी लोग उस तरीकों के आधार के रूप में सहमत हो सकते हैं जिसमें वे चाहते हैं कि देश को शासित किया जाए। तो किसमें यह बताया गया? तो ये बताया गया संविधान के नियमों और सिद्धांतों को पेश करने में मदद मिलता है। इसके बारे में पूरा देख लेते हैं। तो संविधान जो है नियमों और सिद्धांतों का एक समुच्चय पेश करने में मदद करता है जिस पे देश के सभी लोग उस तरीके के आधार पर सहमत
आधार के रूप में सहमत हो सकते हैं जिसमें वे चाहते हैं कि देश को शासित किया जाए। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की राजतंत्र को उसके या उसकी अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। तो क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा, उसकी संविधान के अनुसार डिजाइन किया गया। इसके बारे में देख लेते हैं। तो किसी देश की राजतंत्र को उसके या उसकी संविधान के अनुसार डिजाइन किया गया है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय की बात कही गई है, तो वह है लोकतांत्रिक। क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है, तो ये हो जाएगा समतावाद। क्या हो जाएगा, समतावाद। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समतावाद शब्द का उल्लेखित नहीं है, जबकि समानता, भाईचारा एवं संप्रभुता शब्द का उल्लेखित है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान दिवस को आता है, कब आता है, तो आता है आपका 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। 26 नवंबर 1949 के दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू किए गए थे, जबकि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया, कब आया था अस्तित्व में, तो आया था 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था, तो पूर्णतः जो लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है भारतीय संविधान कब से लागू हुआ, तो कब से लागू हुई पहले ही देखें हम लोग, तो कब से लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 से। संविधान सभा के सदस्यों ने को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो 24 जनवरी 1950 को। सदस्यों ने कब हस्ताक्षर किए थे, तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। भारत एक है, क्या है, तो लोकतंत्र देश है। भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र शब्द का अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी है, जिसका उत्पत्ति ग्रीक मूल शब्द डेमोस से हुई है। डेमोस का अर्थ होता है जनसाधारण और इस शब्द में क्रेसी शब्द जोड़ा गया है, जिसका अर्थ होता है शासन। अतः स्पष्ट है डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ जनता का शासन। एक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे के अंदर ही काम करती है। तो कौन सी ऐसी सरकार है, तो सरकार है लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक है, आगे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद है। कितने, टोटल 395 अनुच्छेद हैं। इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग थे। वर्तमान जो प्राचीन मतलब मूल रूप जो संविधान था वो, लेकिन वर्तमान संविधान के तहत लगभग 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। संविधान में नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ ही क, ख, ग आदि के रूप में बढ़ाया गया। इसलिए आज भी संविधान का अंतिम अनुच्छेद जो है 395वां ही है, किंतु गणना के दृष्टि से उनकी संख्या कितनी हो गई है, 465। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो टोटल 25 भाग हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष, पहले अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी तथा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी सदस्य अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना, तो ये कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह थी दिसंबर 1946 में। कब हुई थी? दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे संविधान सभा के अध्यक्ष। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें देखिए कोई स्पष्ट इसमें एक्सप्लेनेशन मतलब ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए भारतीय ध्वज तिरंगे में समानुपात में 3 क्षैतिज पट्टियाँ हैं। सबसे ऊपर जो है केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद, नीचे हरा रंग है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। शीर्ष में गहरा केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को प्रदर्शित करता है। बीच में सफ़ेद पट्टी जो है धर्म चक्र के साथ, सफ़ेद पट्टी जो है धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। और हरा जो है हरा रंग देश के शुभ विकास और उर्वरकता का दर्शाता है। नीले रंग के चक्र में 24 तिलियां हैं और यह न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक हो जाएगा? न्याय का। तो कर्मचारी चयन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी को माना है, जो सत्य नहीं है। तो देखिए विकल्प बी क्या है? सत्य। तो ये सत्य नहीं होगा। जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा, उसमें जो चक्र है किसका प्रतीक होता है? न्याय का होता है। ठीक है, न्याय ऑप्शन में है नहीं। तो अगर आपका ऑप्शन में न्याय नहीं रहे, अगर ये क्वेश्चन फिर से आ जाए तो आप सत्य को मार दीजिएगा, क्योंकि एसएससी ने इस क्वेश्चन में सत्य को ही सही माना है। निम्नलिखित में से अब आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र तिलियों का एक चक्र है। तो कितने तिलियों का? 24 तिलियां टोटल है। कितनी है? 24। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है? तो भाषा है बंगला भाषा। कौन सी भाषा हो जाएगी? बंगला भाषा। हमारा राष्ट्रगान जो है जनगण मन बंगला भाषा से अपनाया गया है। राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान की गायक की अवधि जो है 52 सेकंड है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वह है लोटस यानी कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कमल का वनस्पति जगत का एक जली पौधा है, तो सबको पता भी होगा। निम्नलिखित में से किस जानवर को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में जगह नहीं मिली है? तो किस जानवर को जगह नहीं मिली है? वह है ऊँट। ऊँट को राष्ट्रीय प्रतीक में चिन्ह में जगह नहीं मिली है। इसके अलावा और सब जो जैसे कि मान लीजिए शेर हो गया, जिसे सिंह कहते हैं, घोड़ा है, सांड है और हाथ की प्रतिकृतियाँ अंकित है। अतः विकल्प डी जो है आपका सही नहीं है। तो जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें शेर का है, घोड़े का है, सांड का है और हाथी की प्रतिकृतियाँ अंकित हैं। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है वह है हाथी। क्या है? हाथी। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है हाथी है। भारत सरकार ने वर्ष 2010 में हाथियों के संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए उन्हें राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में घोषित किया था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पे उल्लेखित सत्य में जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये लिया गया है मुंडोकोपनिषद से। किससे? तो मुंडोकोपनिषद से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उल्लेख जो है सत्य में जयते शब्द जो है मुंडक या मुंडोकोपनिषद से लिया गया है। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। संविधान सभा विचार विमर्श और मार्गदर्शन के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य संकल्प या उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप बना। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपका किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? तो किसने किया? ते हैं कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कौन हो जाएंगे? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हो जाएंगे। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान के प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया।
निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान के प्रारूपण के रूप में जिम्मेदार भारत संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो कौन हिस्सा नहीं था? तो इसमें से महात्मा गांधी जो थे इसमें हिस्सा नहीं थे। इसके बारे में देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार यानी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत पाक विभाजन से पहले भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? विभाजन के पहले वित्त मंत्री जो थे वे थे लियाकत अली खां। कौन थे? लियाकत अली खां थे। आगे देखते हैं इनके बारे में। तो भारत पाक विभाजन से पहले यानी 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया था और लियाकत अली खां को वित्त मंत्री बनाया गया था। इस सरकार में शामिल कुछ अन्य मंत्री जैसे कि रक्षा मंत्री जो थे बलदेव सिंह थे, शिक्षा मंत्री थे वे थे सी राजगोपालाचारी, श्रम मंत्री जगजीवन राम। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। जवाहरलाल नेहरू इस सरकार में गवर्नर की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और राष्ट्रमंडल मामलों का मंत्री बनाए गए थे। अगला देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे कुछ तर्क किसी अन्य संविधान से लिए गए हैं। ये संविधान है, कहाँ का संविधान है वो? तो है फ्रेंच संविधान यानी फ्रेंच का है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जैसे फ्रेंच शब्द जो है फ्रेंच यानी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका तथा मूल अधिकार का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका, उद्देशिका की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया, शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के साथ तथा आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निषेध तत्वों को लिया गया है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत को किस संविधान से लिया है? तो ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से या फ्रांसीसी संविधान, अभी जस्ट ऊपर हम लोग देखे भी हैं। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो लिया गया है आयरिश संविधान से। कहाँ से? आयरिश संविधान से हो जाएगा। भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिसमें वह लिया गया है कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो ये बताया गया है बंधुत्व मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है कनाडा से लिया गया। यह गलत है क्योंकि यह लिया कहाँ गया? अभी जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े हैं, कहाँ से? फ्रांस से। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत जो लिए गए हैं आयरिश संविधान मतलब आयरिश से लिए गए हैं। अब मौलिक अधिकारों का चार्टर जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और कानून का विचार का संविधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है कनाडा के से नहीं लिया गया, जबकि स्वतंत्रता इसका संविधान जो है फ्रांस से प्रेरित है। अन्य तीनों विकल्प जो है सुमेलित हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? तो संशोधन का जो प्रस्ताव किस देश से लिया गया है तो वह है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें। तो यह है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्य के संविधान सभा के निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? वह है एकात्मक प्रणाली। यह संविधान की विशेषता नहीं है। इसके अलावा संघीयता, मूलभूत अधिकार और सत्ता का विभाजन ये भारतीय संविधान की विशेषता है। एकात्मक प्रणाली भारतीय संविधान की यानी भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संघीयता, मूलभूत अधिकार और सत्ता का विभाजन भारत के संविधान की विशेषता में शामिल है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो वह देश है अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान एवं मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश की संविधान से लिए गए हैं? तो यह लिया गया है अमेरिकी संविधान से। किससे? अमेरिकी संविधान से। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है जो कि संविधान में निहित है। तो
ये कहाँ से लिया गया मौलिक अधिकार? तो लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से निहित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 6 में। क्या इसमें है? अनुच्छेद 6 में। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो यह प्रदान की जाती है एकल नागरिकता। कौन सा नागरिकता? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करती है। एकल नागरिकता ग्रहण करने की अवधारणा यूनाइटेड किंगडम के संविधान के आधार पर अपनाया गया है। अमेरिका के बाद संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? तो वह है यूनाइटेड किंगडम। कौन सा राष्ट्र हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के बारे में बताता है? तो भाग 2 बताता है। कौन सा भाग बताता है? भाग 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का नागरिकता पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो वह है जाएगा यूके। यूके से नागरिकता ली गई है। भारतीय संविधान में यह जितना है मिलान करना, तो मिलान को हम डायरेक्ट इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका जो है पंजीकरण से। किससे मिलता है? तो पंजीकरण से हो जाता है। भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका जो है वंचित करने से हो जाएगा। अब मूल अधिकार है विधि के तहत समता और विधियों के समान संरक्षण हो जाएगा। अगला, भारतीय संसद ने किस वर्ष में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया था? तो नागरिकता संशोधन विधेयक जो है 2019 में पारित किया था। कब? 2019 में। निम्न में से किस देश ने संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्यों के बीच में किया है? तो किस देश ने? तो वह देश है भारत। अपना देश भारत। भारत में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्यों दोनों के बीच किया गया है। केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 और 12 में उल्लेखित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? तो किस में है? तो अनुच्छेद 10 में है। किस में हो जाएगा? तो अनुच्छेद 10 में हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद के नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उससे भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, अगला जो टॉपिक है, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित है। तो कितनी मौलिक अधिकार हैं? तो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में। कौन कौन है? तो वर्तमान में संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत 6 मूल अधिकारों का उल्लेख है। ये मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किए गए हैं। कहाँ पे? तो भाग 3 में। इसमें पहला जो है समानता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा जो है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रारंभ में भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में जो संपत्ति का अधिकार था निकाल कर एक विविध अधिकार बना दिया गया था। कर्मचारी चयन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है, जो कि सत्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो सी है ये 7 है, जो सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पूछेगा कि भारतीय मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं, तो उल्लेखित है तो टोटल इसमें 6 ही हैं, लेकिन यह गलत माना गया है। तब यहाँ पे हम कुछ कह नहीं सकते हैं आप, क्योंकि एसएससी इसको 7 माने। 7 इस बेसिस पे होता है जब पूछता मूल संविधान में कितनी है,
तब तो 7 होता, क्योंकि उसमें संपत्ति के अधिकार को ऐड किया था। लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन के तहत उसको हटा दिया गया, उसको एक विविध अधिकार बना दिया गया। अब इसमें टोटल कितनी हैं? इसमें केवल 6 ही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो कितने हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे 6 ही है। ठीक है, तो वो वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, वहाँ पे 6 ही मारना चाहिए था। आगे देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो किस भाग में? तो भाग 3 में, 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान में दिए हुए हैं। तो यह क्या है? तो भाग 3 में वर्णित है। किसमें है? भाग 3 में। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों का वर्णन है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है विधि की समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो समता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 विधि की समक्ष समता तथा समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों से तथा अनुच्छेद 15 जो है मूल वंश, जात, लिंग तथा जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के अवसर में समानता है। 17 जो है अस्पृश्यता का अंत एवं 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 के उन्मूलन में शायद 17 जो है के उन्मूलन में संबंधित है। तो किसके उन्मूलन में? तो अस्पृश्यता के। किसमें? अस्पृश्यता। भारत के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें आपको गलत बताना है? तो इसमें गलत क्या हो जाएगा? तो ये गलत हो जाएगा, वे अलंघनीय या अस्थायी हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा वे उच्चतम न्यायालय द्वारा रक्षित या प्रत्याभूत, ये सही हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, ये भी सही है। वे निरंकुश नहीं है, केवल परिमित हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो बस गलत क्या हो जाएगा? तो वह अलंघनीय हो जाएंगे। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। इसमें भारत का अधिकार पत्र क्या कहा जाता है? इसको भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत में मौलिक अधिकारों की जो विशेषता है निम्नलिखित हैं। पहला कौन कौन सा है देख लेते हैं विशेषताएं। तो यह उच्चतम न्यायालय द्वारा रक्षित और प्रत्याभूत हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। ये निरंकुश नहीं है लेकिन परिमित हैं। ये अस्थायी नहीं है, ये न्यायोचित है। इसमें उपयुक्त से स्पष्ट है कि प्रश्न के विकल्प ए में दिया गया कथन जो भारत के मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका धर्म, मूल वंश, जात, लिंग और जन्म के आधार पर विभेद और प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस वर्ग में आता है? तो वह किस वर्ग में आता है? तो समानता का अधिकार आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूल वंश, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है धर्म, वंश, जात, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो वह है अनुच्छेद 15। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 15 हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद है 18। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 18 हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। आगे है, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? तो किसके तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? तो यह हो जाएगा आपका समानता का अधिकार। क्या हो जाएगा? समानता का
अधिकार हो जाएगा। भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार जो है 14 से 18 अनुच्छेद के बीच में है, जिसमें अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह कानून लागू होता है। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को मानता है। क्या मानता है? समान मानता है। समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है? तो यह करता है भारत का संविधान। भारतीय संविधान समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर के समानता का वर्णन है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? तो कब कम किया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय में। कब? राष्ट्रीय आपातकाल के समय में। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो किसमें संबंधित है? तो देख लेते हैं। तो यह संबंधित है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से संबंधित हो जाएगा। ठीक, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के तहत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण से संबंधित है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 52 से 73 तक संघीय कार्यपालिका तथा अनुच्छेद 153 से 164 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो वह है अनुच्छेद 19 के तहत। किसके तहत हो जाएगा? अनुच्छेद 19 के तहत हो जाएगा। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19A घ के अंतर्गत सभी नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट के पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो यह अनुच्छेद 19 में। कब? अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो यह आती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है यह आता है आपका यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार। क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बारे में देख लेते हैं। तो वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में वर्णित स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो निजता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। कौन सा? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है निजता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत निजता राइट ऑफ प्राइवेसी आता है। अगला है निम्नलिखित में से किसने उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था? तो ये किए थे J.S. खेहर। कौन थे? J.S. खेहर थे जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश J.S. खेहर ने और उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। पीठ के अनुसार निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो यह अनुच्छेद 21 है। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 21 हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? वह है अनुच्छेद 21। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 हो जाएगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भारत में प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है? तो वह है अनुच्छेद 20। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो वह है जीवन के अधिकार से संबंधित है। किससे है? जीवन के अधिकार से संबंधित। 21 जो है किसी व्यक्ति को उसके प्राण और देह स्वतंत्रता की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, संपत्ति का अधिकार 300 क और मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 क से संबंधित है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह 19 से 22 में वर्णित है। किसमें? 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार प्रजातंत्र की स्थापना के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक है। क्या है? तो वह है शोषण के एक संवैधानिक अधिकार है और एक मौलिक अधिकार भी है। दोनों है, संवैधानिक और मौलिक दोनों है आपका। इसके बारे में देख लेते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार एक है, मौलिक अधिकार तथा संवैधानिक अधिकार दोनों है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पे निषेध करता है और अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खनन इत्यादि के परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन को निषिद्ध करता है। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो यह है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में। किसमें? अनुच्छेद 23 और 24 में। संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार किया गया था? किसके कारण किया? तो वोल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम के मामले के कारण बरकरार किया गया था। यह निर्णय वर्ष 1985 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने सुनाया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बच्चे को रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? तो वह संबंधित भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। किससे? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। चूँकि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में प्रावधानित हैं और अनुच्छेद 24 इसी के बीच उपबंधित है, अतः यह भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किसी भी कारखानों में काम करने के लिए नहीं रखा जा सकता है। तो 14 वर्ष से कम व्यक्ति को। आगे है किसी भी परिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कि भारतीय संविधान में देखिए यहाँ पे बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित करता है, तो यही फिर हो जाएगा अनुच्छेद 24 हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? तो वह है मौलिक अधिकार को अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है। वर्तमान के कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था उसको भी मौलिक अधिकार में रखा गया था, लेकिन बाद में उसको विविध अधिकार में रख दिया गया। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो वह है अनुच्छेद 25 है। कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 25 हो जाएगा।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल में ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? तो वह है अनुच्छेद 22। कौन सा है? अनुच्छेद 22 हो जाएगा। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार वर्णित है। साथ ही इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक अवधि के लिए निरोध में नहीं रखा जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? तो वह भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है। संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार का प्रावधान तो संविधान में कर दिया, परंतु इन अधिकारों का प्रवर्तन न हो सके तो यह निरर्थक हो जाता। इसीलिए इस भाग अर्थात भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का प्रावधान अनुच्छेद 32 में कर दिया गया, जो भारतीय नागरिकों के लिए एक मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो वह है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 32 से 226 के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। किसी भी व्यक्ति के अधिकारों की अवहेलना हो रही है तो वह व्यक्ति अपने अधिकारों के प्राप्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। न्यायालय इन अधिकारों को लागू करने के लिए निर्देश जारी करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? तो वह है अनुच्छेद 32। कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 32 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेखित है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान करता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 29। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 29 हो जाएगा। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों को हितों के संरक्षण प्रदान करता है। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 29(1) जो है भारत के किसी राज्य क्षेत्र और उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी भी अनुभाग को उसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो वह है अनुच्छेद 32। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 32 हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 26 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो यह आता है आपका मौलिक अधिकार के तहत। किसके तहत हो जाएगा? मौलिक अधिकार के तहत हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता से संबंधित है। तो यह भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय नागरिक के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 27 के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसका उपयोग किसी विशिष्ट धर्म या प्रोन्नयन या पोषण में किया जाए। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 31 यानी संपदा के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण आदि किससे संबंधित है? तो संबंधित है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। किससे? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31(a) जिसमें संपदा के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण प्रदान किया
गया है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसके तहत यह प्रावधान किया गया है, यदि राज्य द्वारा किसी संपदा या स्वनिहित अधिकार के अर्जन के लिए कोई विधि बनाई जाती है, तब वह विधि इस आधार पर शून्य नहीं घोषित की जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन होगा। आगे है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31-20 कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? तो वह संबंधित भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से। किससे? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 31B जो है कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण भाग 3 के अंतर्गत ही है, अतः यह भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। किसमें? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 31 ग में मूल अधिकारों के नीति निषेध तत्वों की प्राथमिकता प्रदान की गई है। इसके अनुसार यदि राज्य द्वारा अनुच्छेद 39 के खंड ख और ग में विनिर्दिष्ट नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए विधि बनाई जाती है, तो उस अनुच्छेद 14 और 19 में वर्णित मूल अधिकारों को उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका जो है परमादेश या कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारियों को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो वह हो जाएगा परमादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमादेश हो जाएगा। परमादेश रिट जो है, जिसे मैंडेमस रिट कहा जाता है, वह न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे या विफल रहे। इस रिट के माध्यम से न्यायालय उस लोक प्राधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन हेतु आदेशित करता है। परमादेश रिट का तात्पर्य क्या है? तो परमादेश रिट का तात्पर्य जो होता है वो होता है हम आज्ञा देते हैं। हम आज्ञा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश जो है उच्चतर न्यायालय का निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? तो वह न्यायिक आदेश जो है प्रतिषेध है। क्या हो जाएगा? प्रतिषेध हो जाएगा। प्रतिषेध की रीति किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण को जारी की जाती है जिसमें वह ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने की चेष्टा न करे जो उसके में निहित नहीं है। वह कनिष्ठ न्यायालय या अधिग्रहण को अपनी विविध सीमाओं या अधिकारिताओं से बाहर जाने से प्रतिबंधित करती है और नैसर्गिक न्याय के नियम का उल्लंघन करने से रोकती है। अगला है, भारतीय संविधान के कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? टोटल 5 न्यायिक आदेश हैं। कितने हैं? टोटल 5 न्यायिक आदेश हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए तथा उच्च न्यायालयों के अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार व अन्य विविध अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उन रिटों में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है? वह है अनापानियों नहीं। इसके अलावा निषेध, परमादेश और अधिकार परीक्षा रिट है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? तो कितने प्रकार के? तो टोटल आप जारी किए जा सकते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार हो जाएंगे? 5 प्रकार के हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी जो याचिका है किसी कैदी की हिरासत के कानूनी वैधता को चुनौती है? तो कौन सी याचिका हो जाएगी? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका किसी कैदी की हिरासत के कानूनी वैधता को चुनौती देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका एक आदेश के रूप में जारी की जाती है जिसमें व्यक्ति को निर्देश दिया जाता है कि वह किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करे और उस प्राधिकारी
न्यायालय को सूचित करे जिसके तहत वह व्यक्ति को हिरासत में ले रखा है। यदि दिए गए कारण से वह साबित होता है कि व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है तो न्यायालय उसकी रिहाई का आदेश देगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? तो वह गारंटी किसके है? सभी को मुफ्त शिक्षा का हक इसकी गारंटी नहीं देता। इसके अलावा समता का हक, धार्मिक आज़ादी, संवैधानिक उपचारों का हक, इसके बारे में देख भी लेते हैं। तो भारतीय संविधान सभी को शिक्षा का हक यानी अधिकार की गारंटी नहीं देता है। हालांकि संविधान के कुछ अनुच्छेद जैसे कि अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया। हालांकि अनुच्छेद 21(a) के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक है, तो शिक्षा का अधिकार क्या है? मूलभूत यानी फंडामेंटल अधिकार है। ठीक है। संविधान का 66वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2002 के तहत संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि वह राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो वह है अनुच्छेद 21 है। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 21 हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21(a) क्या हो जाएगा? 21(a) भारत किस संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो 66वें संविधान संशोधन के तहत। वे संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो यह था 66वां संविधान संशोधन। आगे भारत में संविधान का अनुच्छेद 21(a) का अधिकार है। किसका अधिकार है? तो शिक्षा का अधिकार है। किसका अधिकार हो जाएगा? 21(a) शिक्षा। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो कितने वर्ष तक के बच्चों को? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। किसको? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो वह 21(a) हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 21(a) हो जाएगा। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार या अधिनियम किस वर्ष में स्वीकृत मिली थी? तो यह हो जाएगा 2009 में। कब हो जाएगा? 2009 में। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो वह है संविधान 25 से 28 अनुच्छेद 25 से 28। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के भाग 4 यानी 4 और अनुच्छेद 51(a) में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो टोटल 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान में भाग 4(a) अनुच्छेद 51(a) शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया। इसकी संख्या जो है 11 हो गई है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को रूस, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक (USSR) के संविधान से लिया गया है। इसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे संविधान में जोड़ा गया। तो टोटल इस समय कितना हो गया है? तो 11 हो गया है। तो अगर ये पूछा गया ना भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 21 में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, तो यहाँ पे जो SSC माना है 10, लेकिन इस समय कितने हो गए हैं? तो अगर इस समय टोटल पूछेगा कि वर्तमान में कितने हैं, तो हो जाएगा 11। ठीक है। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो सकता है। भारतीय संविधान के वर्तमान में कुल कितने मौलिक देखिए यहाँ पे वर्तमान दे दिया ना, जब वर्तमान दे देगा तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा है किस देश से ली गई है? तो यह ली गई है आपका यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक
यानी USSR से ली गई है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करे और प्रावधान करता है। तो ये लिया गया है 51A के तहत। भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है, जो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51A से H में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना विकसित करें। मूलतः संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, किंतु 86वें संविधान संशोधन 2012 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 और कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है? तो 4 और जो है टोटल 11 मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो दिए गए कितने हैं? तो टोटल 11 हो गए हैं। देखिए वहाँ पे हम लोग पिछले 10 लगाए थे, तो 10 या 11 में से हो सकता है। तो अगर अब ज़्यादातर चांस यही रहेगा कि आप लोग 11 ही लगाइएगा दोनों ऑप्शन में। अगर ये पूछेगा कि मूल संविधान में, तब 10 मारिएगा, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में। कब जोड़े गए थे? 1976 में जोड़े गए थे। जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं? तो कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं टोटल? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लेख है? तो संपत्ति का अधिकार जो है 300A में उल्लेखित है। किसमें? अनुच्छेद 300A में। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अनुच्छेद 31A के तहत मौलिक अधिकार था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और यह संविधान अब जो है भाग 12 अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी या विविध अधिकार मात्र है। किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया? तो अनुच्छेद संशोधन है 44वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? तो अर्थात संपत्ति का अधिकार। क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। आगे है जो आपका वह है, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? तो यह था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? तो यह हटाया गया था 1978 में। कब? 1978 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A संबंधित है, तो किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग में वर्णित अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो यह है भाग किस में? तो भाग हो जाएगा आपका 12 में। अब देखेंगे वर्ष 1978 में किन संशोधन के तहत संपत्ति के अधिग्रहण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो था 44वां संविधान संशोधन के तहत। अगला जो टॉपिक है वह आपका है नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, और इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।